Hello students, let's start chapter number 7 that is alternate current. So abbreviation में AC current भी कहते हैं. Students अब तक आप लोगों ने जो भी डिस्कशन लिया वो सब डायरेक्ट करंट के बारे में था. अगर हम 12th के सिलेबस की बात करें तो बिगिनिंग में आपने स्टेशनरी या स्टैटिक चार्जेस के बारे में बात किया था. जब हम थर्ड चैप्टर से चार्जेस इन मोशन के बारे में बात कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो तब ज्यादातर हमने डायरेक्ट करंट के बारे में ही बात किया. ठीक है, वी हैव नेवर टॉक्ड अबाउट एसी करंट. सो व्हाट इज एसी करंट, इसके क्या इफेक्ट्स हैं. व्हेनेवर वी सप्लाई एसी करंट टू अ रेजिस्टर, टू अ कैपेसिटर और टू अ इंडक्टर, तो इन तीनों में करंट और वोल्टेज में क्या फर्क पड़ेगा, ये सब चीजें इस चैप्टर में डिस्कशन में ली जाएगी. सम ऑफ द अप्लायंस व्हिच वर्क ऑन एसी करंट, जैसे कि एसी ऑसिलेशंस के बारे में आप पढ़ोगे. फिर यू विल स्टडी अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स, तो ये सब कैसे काम करता है उन सब के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में बात होगा. इस लेक्चर में स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एसी करंट. सबसे पहले तो हम लोग एसी और डीसी करंट के बीच का एक डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं. स्टूडेंट्स डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं? इन जनरल वी से दैट जो करंट वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, या यूनि डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शनल करंट, दैट इज नोन एज डीसी करंट. अगर आपको एक सर्किट दी जाती है, जनरली डीसी करंट को आप इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो. बैटरी से जो करंट आता है वो डीसी करंट है. सो करंट फ्लोज ओनली इन सिंगल डायरेक्शन. अच्छा, यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स ये मिसकंसेप्शन रखते हैं डीसी यानी कांस्टेंट करंट. देखो कांस्टेंट नहीं है, यूनि डायरेक्शनल. ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस. तो अगर आपके चार्ज एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, भले ही वो वैल्यू फ्लक्चुएट करे, विथ टाइम द वैल्यू में चेंज, ठीक है, बट एक ही डायरेक्शन में अगर चार्ज का फ्लो होता है तो उसे आप यूनि डायरेक्शनल करंट कहेंगे. इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, अगर कांस्टेंट फ्लो है करंट का, जैसे मान लो 5 एम्पियर का कांस्टेंट स्टेडी फ्लो हो रहा है, ठीक है, या वोल्टेज हमेशा के लिए पॉजिटिव 5 रहता है, से +5 वोल्टेज का, तो हम इसको ऐसे बताएंगे. अगर नेगेटिव है, ठीक है, विथ टाइम अगर वोल्टेज जो है वो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव है कंटिन्यूअस, तो हम उसको नीचे की तरफ लाइन बताएंगे. ये भी हो सकता है डीसी करंट कैन बी फ्लक्चुएटिंग, मतलब बढ़े कम हो फिर वापस बढ़े फिर कम हो एंड सो ऑन, बराबर है. पर यहाँ पे एक चीज इन सब में नोटिस करो, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही. करंट भले ही फ्लक्चुएट करता है, ये वाले में करंट चेंज तो हो रहा है लेकिन करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव. ठीक है, इट कैन बी लाइक दिस वे ऑल्सो, ये हमेशा आपको नेगेटिव डायरेक्शन में करंट का फ्लो मिले, ठीक है, बट करंट का फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में है तो आप उसको क्या कहोगे? डीसी करंट या डायरेक्ट करंट कहेंगे. ठीक है, अब स्टूडेंट्स एसी करंट किसे कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट. द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम एंड डायरेक्शन आल्सो चेंजेस. यानी ऐसा करंट जिसमें करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कंटिन्यूअस चेंज होता है, ऐसे करंट को एसी करंट कहते हैं. देखो यहाँ पे हो सकता है कि पहले पार्ट में करंट ऐसे फ्लो हो रहा हो, ठीक है, लाइक दिस वे, फिर इट फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस वे. तो करंट अगर अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली ऐसे चेंज कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? एसी करंट कहेंगे. स्टूडेंट्स एसी और डीसी को आप इस तरह से वायर में चार्ज के फ्लो से भी समझ सकते हैं. सपोज करो कि ये आपको एक वायर दिया हुआ है एंड देयर आर सम चार्जेस फ्लोइंग थ्रू इट. अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही साइड जा रहे हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इज ओनली इन वन डायरेक्शन, भले ही वो कम ज्यादा हो पर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो हम उसको बोलेंगे डीसी. लेकिन ऐसा हो कि इस मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस बाजू है, नेक्स्ट मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन उल्टा वापस रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे,
यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोनों साइड हो रहा है। ऐसे ऐसे केस में चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो दैट इज एसी करंट। अगर इसको आप ग्राफिकली देखो, ठीक है, सो इट कैन बी लाइक दिस वे। ये वोल्टेज वर्सेस टाइम में ले रहा हूं, या करंट वर्सेस टाइम आप ले सकते हो, ठीक है, व्हाटएवर वे यू प्लॉट। ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव सो ऑन, साइन वेव की तरह बताया। इट कैन बी अदर वे ऑल्सो। ये देखो कंटिन्यूअस, पहले 5 वोल्ट का मान लो, पॉजिटिव 5 वोल्ट का मेरे को करंट मिल रहा है, फिर यहां से it became negative 5 volt, and then again positive 5 and negative 5 so on। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इसको अदर वे से भी, ये सब अलग अलग ग्राफ्स है जो कि आपको एसी करंट बता रहे हैं। इन शॉर्ट एसी और डीसी में डिफरेंस देख लो। डीसी जो करंट है उसमें हमेशा करंट का फ्लो एक डायरेक्शन में था, या तो पॉजिटिव ही या तो फिर नेगेटिव, जबकि एसी में इट इज पॉजिटिव एट वन टाइम व्हाइल इट इज नेगेटिव एट अनदर टाइम, ठीक है। हमारे घर पे स्टूडेंट्स एसी करंट सप्लाई होता है, क्यों होता है, इसके पीछे हम लोग इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करेंगे। बेसिकली इन शॉर्ट अभी के लिए तो ऐसा समझो, एक तो एसी करंट प्रोड्यूस करना चीपर है, ठीक है, इट इज क्वाइट चीपर टू प्रोड्यूस एसी करंट। दूसरा, एसी करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक सप्लाई किया जा सकता है। डीसी करंट बहुत लार्ज डिस्टेंस तक आप सप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसकी लिमिटेशन है हीटिंग इफेक्ट। सो एसी करंट में भी होता है हीटिंग इफेक्ट, पर कंपेयर टू डीसी इट इज लेस। सो एसी करंट लॉन्ग डिस्टेंस तक आप भेज सकते हो। तो यही सब रीजंस की वजह से एसी करंट ज्यादा प्रेफरेबल है, और हमारे घर पे भी एसी करंट ही सप्लाई किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ विल बी रिप्रेजेंट मैथमेटिकली एसी करंट। अगर आपको एसी करंट में वोल्टेज और करंट दोनों को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे मैंने एक साइनसॉइडल वेव लिया है, ठीक है, यानी कि एक फ्लक्चुएटिंग करंट लिया है विच इज एसी। सो टू रिप्रेजेंट अ साइन वेव, आपके पास इक्वेशन क्या है, इस तरह से अगर करंट कंटिन्यूअस फ्लक्चुएट करता है तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज V इज इक्वल टू Vm साइन थीटा या साइन ओमेगा टी इन दिस केस। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन कहां से है, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। सी जनरली यू हैव स्टडीड इन योर 11th एज वेल कि अगर मान लो कोई साइनसॉइडल वेव दिया है तो आप उसका जनरल इक्वेशन क्या लिखते हो, y इज इक्वल टू a साइन थीटा, और इवन कोसाइन से रिप्रेजेंट कर सकते थे a cos थीटा, अगर वो कॉस वेव है तो, राइट। यहाँ पे a क्या रिप्रेजेंट करता है, a यानी हाईएस्ट वैल्यू, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, ये यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड होता है इस वेव का, दिस इज द एम्पलीट्यूड। इस केस में मेरा जो पीक वैल्यू है या एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज है Vm, ठीक है। तो यहाँ पे A को रिप्लेस कर दोगे Vm से। दूसरा थीटा यानी एंगल, सो यू ऑल्सो हैव स्टडीड दिस, थीटा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर कोई चीज फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, तो वी कैन राइट दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। सो इंस्टेड ऑफ थीटा हमने इसको रिप्रेजेंट किया है V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। यहाँ पे V आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आएगा। सो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब एट द गिवन मोमेंट, एट द गिवन टाइम इंस्टेंट वोल्टेज कितना है, ठीक है, आपको किसी भी टाइम पर फाइंड करना है। Vm यानी पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज जो एम्पलीट्यूड है आपका, ठीक है। देन ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंड t is time. Now you also know that omega it can be written as 2 pi by t, जहां पे कैपिटल T यानी टाइम पीरियड होता है, और इट इज इक्वल टू 2 pi f, f यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो वी कैन रिप्रेजेंट V इज इक्वल टू Vm
साइन 2 पाई एफ इंटू टी। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल या वोल्टेज का। इसी तरह लेट अस सी अबाउट करंट। नाउ यू नो दैट V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V बाई आर और इट इज इक्वल टू Vm बाई आर साइन 2 पाई एफ इंटू टी या साइन ओमेगा टी लिख दो। सो यहाँ पे Vm बाई आर को हम लोग पीक या मैक्सिमम करंट कहेंगे, दैट इज Im एंड इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हो गया करंट का रिप्रेजेंटेशन। अच्छा स्टूडेंट्स याद रखना, हमने जस्ट एक कन्वेंशन लिया है, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। आप चाहते हैं तो इसको Vm cos ओमेगा टी लिख के भी बता सकते हो, इट इज फाइन। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो ये ग्राफ पूरा एक कंप्लीट आपको एसी करंट की मैंने 2 साइकिल्स दी है। 1 साइकिल मतलब क्या, ये हाईएस्ट पीक पॉजिटिव वे से जाना, फिर नेगेटिव वे से पीक आके वापस जीरो जाना, ये 1 साइकिल कंप्लीट होता है। एक साइकिल कंप्लीट होने का जो टाइम है आप उसको क्या बोलते हो, टाइम पीरियड। हाफ साइकिल पे भी अगेन इट इज 0। 1/4 साइकिल पे यू आर गेटिंग द पीक वैल्यू। अब हमें एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू कितना आता है करंट का ये देखना है। अब देखो बेसिकली अगर आपको एसी करंट में साइन वेव या कोई भी और वे से आपको करंट दिया जाए, जितना पॉजिटिव वैल्यू होगा करंट का उतना ही नेगेटिव वैल्यू भी होगा, ठीक है ना। ये यहां से जितना पॉजिटिव जाके 0 हुआ उतना ही नेगेटिव जाके वापस 0 हुआ है। तो अगर मैं आपको ये पूछूंगा कि मुझे पूरे साइकिल का आप एवरेज वैल्यू निकाल के दो तो क्या मिलेगा, यू विल गेट इट एज 0। व्हाई, क्योंकि जितनी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव वैल्यू होती है, तो रिजल्ट दोनों का सम करके एवरेज निकालो 0 ही मिलने वाला है। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल you know that current that is equal to dq by dt रहता है ना, total charge flowing per unit time। from this q is equal to क्या रहता है, integration of I dt, right। now एवरेज करंट क्या होता है, अच्छा देखो I एवरेज कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप इसको I एवरेज इस तरह से लिख सकते हो और यू कैन पुट अ बार ओवर इट, इसको भी आई एवरेज इस तरह से सिंबलाइज कर सकते हैं या फिर ये सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस ऑल आर द सिंबल्स फॉर द एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो आई एवरेज क्या मिलेगा, द नेट चार्ज अपॉन टाइम, पूरा एक यूनिट टाइम पीरियड का जो वैल्यू है, ठीक है, कैपिटल टी में लिख रहा हूं। सो इन दैट टाइम इंटरवल जितना चार्ज एवरेज फ्लो हुआ है, ठीक है, वो आप रेशियो में ले लो एंड यू विल गेट एवरेज करंट। अब Q को हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है, मैं वैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आई कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, है ना। और टाइम इंटरवल क्या लिखेंगे, 0 to t, पूरा एक कंप्लीट साइकिल का। अच्छा यहाँ पे कैपिटल टी को भी मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करके लिख सकता हूं, रेंज लिख दूंगा 0 to t, राइट। ये एक ही बात हुई ना। इनफैक्ट स्टूडेंट्स इसको एक जनरलाइज फॉर्मूला की तरह ले लें, कोई भी फंक्शन जब टाइम के साथ वेरी करता है, टाइम के साथ बदलता है, तो आपको उसका एवरेज निकालना हो। मान लो एक फंक्शन में लेता हूं से x which depends on time, ठीक है, f x depends on time, यानी x की वैल्यू टाइम के साथ बदल रही है, वेरी कर रही है, और मैं आपको पूछूं मुझे इसका एवरेज चाहिए ओवर द होल टाइम इंटरवल, तो एवरेज वैल्यू ऑफ x कैसे मिलेगा, तो ये जनरल फॉर्मूला है, x dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। यहाँ पे रेंज आप लोग जो भी लगाते हो, ठीक है, 0 to t, जितने भी इंटरवल के लिए एवरेज चाहिए वो रेंज लगाने का।
अगर हाफ साइकिल के लिए चाहिए तो यहाँ T/2 लगाओ, अगर 1/4 साइकिल तक का एवरेज चाहिए तो यहाँ पे 0 to T/4 रेंज ले लो, ठीक है। पर एक जनरल फॉर्मूला इन शॉर्ट ये रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, दैट विल गिव यू एवरेज वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x यानी कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे यहाँ पे इस वक्त करंट है, वोल्टेज अगर लेता हूं तो यहाँ पे v रिप्रेजेंट कर दो, या कोई और फंक्शन के लिए भी चलेगा ये वैल्यू, ठीक है। बट दिस गिव्स अ जनरल फॉर्मूला। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ x dt अगर आप करते हो, ये ग्राफ में देखो ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dt का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो आप इसका ये भी ग्राफिकली ये भी समझ सकते हो कि ये एवरेज वैल्यू निकालना मतलब एरिया अंडर दिस कर्व डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट आल्सो गिव्स अस एवरेज वैल्यू, ठीक है। सो ये जनरल ये भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ग्राफ डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, ये भी एक तरीका है किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालने का। अब यहां पे करंट I, इसकी वैल्यू क्या लिखी है, I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t। सो यूज दैट वैल्यू हियर, इंटीग्रेशन ऑफ Im sin ओमेगा t dt from 0 to t divided by integration of dt from 0 to t। So that is equal to, चलो यहाँ पे Im अब बाहर निकाल दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साइन ओमेगा का माइनस कॉस ओमेगा t बाई ओमेगा, ये इंटीग्रेशन बनेगा फ्रॉम 0 to t, एंड डिवीजन में ये t रहेगा एंड इंटरवल 0। अब इसका सॉल्यूशन देखो, Im बाय यहाँ पे ये 0 to t का अगर मैं डिफरेंस लगाऊं तो आई विल गेट t ओनली। ओमेगा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देंगे, माइनस साइन बाहर रखता हूं मैं, ठीक है। कॉस ओमेगा टी में आप रेंज अप्लाई कर दो, कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0। नाउ व्हाट इज ओमेगा टी हियर, आप यहां पे ओमेगा को 2 पाई पाई टी कर सकते हो इंटू टी, माइनस ये टर्म तो कॉस 0 हो जाता है, टी गेट कैंसल्ड, यहाँ पे आएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। नाउ cos 2 pi is equal to 1, so minus Im by omega t into 1 minus 1 and that becomes 0। तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया, right? So what we have proved, the average power over the complete average current over the complete cycle is 0, ठीक है। पूरा साइकिल अगर आपका होता है उसका एवरेज निकालते, तो एवरेज करंट ओवर द AC साइकिल इज 0। नाउ स्टूडेंट्स, आपने देखा ओवर द होल साइकिल एवरेज AC करंट तो 0 आता है। कैन बी यूज अ नॉर्मल गैल्वेनोमीटर जो हम लैब में यूज करते हैं एक्चुअली DC करंट को मेजर करने के लिए, सेम गैल्वेनोमीटर क्या AC करंट को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो, ठीक है। रीजन, आपका देखो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो किसके बेसिस पर काम करता है, जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कॉइल में, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉइल रोटेट्स। अब यहाँ तो करंट अपनी डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज कर रहा है, रिजल्ट आपका जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो एक जगह पे स्टेबल तो रहेगा ही नहीं, वो हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, और अगर एवरेज वैल्यू बताएगा तो इट विल बी 0। सो द गैल्वेनोमीटर, नॉर्मल जो डीसी गैल्वेनोमीटर होता है उससे आप एसी करंट मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने एसी करंट को मेजर करने के लिए अलग से गैल्वेनोमीटर बनाया है। जो एसी गैल्वेनोमीटर होते दे वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कोर्स करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो कॉइल कितना हीट होता है उसके हिसाब से करंट की मेजरमेंट हो सकती है।
नाउ एक क्वेश्चन होगा, करंट को मेजर कैसे करेंगे, एसी करंट को? आपने आगे देखा कि एसी करंट का वैल्यू ये तो कंटिन्यूअस फ्लक्चुएट करता है, तो मैं किस वैल्यू को मेरा करंट सिलेक्ट करूंगा? इंस्टेंटेनियस करंट तो अलग बात हो गई, चलो वो तो हर मोमेंट पे आपका वैल्यू बदलता रहता है ना। आप जनरल फॉर्मूला भी लिखते हो, आई दैट इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं आप लोग, आई मैक्स या मैक्सिमम पीक वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी। पर उन्हें एवरेज कोई करंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि पूरा साइकिल का एवरेज तो जीरो आ जाता है। तो लेट अस सी हाउ वी कैन मेजर द करंट। स्टूडेंट्स, एवरेज वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल निकाले। देखो, अगर फुल साइकिल का निकालते तो जितना प्लस होता है उतना ही अल्टीमेटली माइनस हो जाता है, फाइनल जीरो हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ हाफ साइकिल की बात करें, यहाँ जीरो से t/2 टाइम के, तो हमारी साइकिल में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो एवरेज जीरो तो नहीं आएगा, यू विल गेट सम वैल्यू। तो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट ओवर द हाफ साइकिल, एंड फ्रॉम दैट हम लोग एक्चुअली पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल का के बीच का रिलेशन भी फाइंड करेंगे, ठीक है। आई करंट के लिए आपने जनरल इक्वेशन लिखी है, आई एम साइन ओमेगा टी। टू टेक द एवरेज वैल्यू हमने क्या इक्वेशन लिखा है, आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और टाइम इंटरवल इस बार क्या लेंगे, 0 to t/2, ठीक है, ओवर द हाफ साइकिल है। सो अच्छा, इसका वैल्यू, ये डिनोमिनेटर का वैल्यू t/2 आएगा, ठीक है, यू कैन डू दैट। तो ये 2/t मैं कर देता हूं, और बाकी इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, आई एम साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन 0 to t/2। सो 2/t, आई एम यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, जैसा कि आगे आपने देखा था, 0 to t/2 डिवाइडेड बाय ओमेगा। नाउ 2/t आई एम बाई ओमेगा, माइनस साइन भी बाहर निकाल देते हैं, इस अंदर ओमेगा को 2π/t लिखो, मल्टीप्लाई बाई टी, 0 to t/2। नाउ अप्लाई द लिमिट्स, माइनस 2im बाई टी ओमेगा cos 2π into t/2 माइनस cos 2π/t into 0। नाउ ये तो टर्म आपका जीरो ही रहेगा, यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, सो माइनस 2im बाई टी ओमेगा इंटू कॉस पाई हो जाएगा, cos पाई इसका वैल्यू आता है -1, so you will get this as -1 minus 1 minus 2im by t। ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो 2π/t, so put that 2π/t into -2। now further solving this, you will get your answer as 2/π im। तो ये आपका एवरेज वैल्यू बनता है फॉर द करंट ओवर द हाफ साइकिल। ये 2/π को अगर आप डिवाइड करो तो 0.637 मिलेगा, तो 0.637 im हो गया, ठीक है। तो वी गॉट द रिलेशन बिटवीन द एवरेज करंट ओवर द हाफ साइकिल एंड पीक वैल्यू, दैट इज आई एवरेज इज इक्वल टू 2/π im। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखो दोनों चीजें नोटिस करना, ओवर द होल साइकिल मैंने जो वे मेथड यहाँ पे सॉल्व किया, यू कैन सी दिस वन, ये मैंने जो सॉल्यूशन हम लोगों ने किया, ठीक है, एवरेज वैल्यू निकाला, ओवर द होल साइकिल निकाला,
और ये हाफ साइकिल निकाले, दोनों में खाली फर्क, मेथड एक ही है, इंटीग्रेशन सब किया, सब एक ही मेथड किया, खाली फर्क क्या पड़ा, लिमिट्स अप्लाई जो किया ना वो डिफरेंट। ओवर द होल साइकिल में पूरा टाइम पीरियड लेना है तो 0 टू t का लिमिट अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हाफ साइकिल के लिए लेना था तो यहाँ पे लिमिट्स जो अप्लाई किया वो 0 टू t/2 हाफ टाइम के लिए किया है, ठीक है। ऑल्सो इन द सेम वे अगर आप वोल्टेज की बात करो और उसका एवरेज वैल्यू निकालना चाहो, ठीक है, याद रखना हम लोग वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 2/पाई Vm बनेगा, और इट कैन बी इक्वल टू 0.637 Vm, ठीक है, ये एवरेज वैल्यू मिल जाएगा आपको वोल्टेज का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक और तरीका देखते हैं हम लोग करंट का एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट करने का, या वोल्टेज के लिए एवरेज वैल्यू। जब आपके घर पे जो वोल्टेज सप्लाई होता है, हम कहते हैं 220 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है, ये 220 क्या रिप्रेजेंट करता है, इज इट द पीक वैल्यू या एवरेज वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल? नहीं, ये एक्चुअली आरएमएस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। सो द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट या आरएमएस वैल्यू, ठीक है, जनरली आरएमएस वैल्यू को आप आई आरएमएस करके लिख सकते हो, या फिर आई इफेक्टिव करके लिख सकते हो, या अगर हमारे टेक्स्ट बुक में देखो तो सिंपली आई करके लिखा हुआ है, तो खाली अगर आई लिख के बताया तो इट मीन्स कि आरएमएस वैल्यू बताया। सिमिलरली वोल्टेज के लिए भी उसी तरह से होता है, वी आरएमएस या वी इफेक्टिव। अगर हमारे टेक्स्ट बुक का रिप्रेजेंटेशन देखे तो सिंपली वी, सो वी लिखा है मतलब वी आरएमएस वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू फॉर द करंट? So it is defined as the value of direct current which produces same heating effect in the given resistor as is produced by the AC current when it is passed for the same time. चलो ये एक वायर ले लिया, मैंने यहाँ पे 1 आवर के लिए डीसी करंट पास किया, ठीक है, उसका वैल्यू आ रहा है कुछ से वाई एक्स एम्पियर, चलो एक्स एम्पियर जितना वैल्यू मैंने पास किया और उसकी वजह से कुछ यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, एच जितना हीट प्रोड्यूस हुआ। नाउ इंस्टेड ऑफ डीसी अगर आप एसी करंट सप्लाई करो तो आपको कुछ वैल्यू थोड़ा शायद बदलना पड़ेगा, यू विल हैव टू सप्लाई सम डिफरेंट वैल्यू टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो यहाँ पे एसी करंट देखो, एसी आपने जब सप्लाई किया तो एसी का कोई एक वैल्यू तो होता नहीं है, एसी तो क्या करता है कंटिन्यूअस फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होता है, बराबर है। पर जो अमाउंट ऑफ एसी करंट आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, व्हेन दैट प्रोड्यूसेस सेम हीटिंग इफेक्ट, तो हम बोलेंगे कि ये जो एक्स है वो एक्चुअली आरएमएस वैल्यू हो गया फॉर एसी करंट। इसलिए इसका डेफिनेशन यही लिखा है कि जो भी डायरेक्ट करंट जितना हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, गिवन एसी करंट ऑल्टरनेटिंग करंट जब वायर से पास होता है सेम अमाउंट ऑफ अगर हीट प्रोड्यूस करे तो हम कहेंगे कि ये जो डायरेक्ट करंट का जो वैल्यू है, ठीक है, दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ गिवन करंट। अगर हम ये कहते हैं कि 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ डीसी करंट जितना हीट प्रोड्यूस कर सकता है उतना ही हीट हमारे घर पे आने वाला करंट प्रोड्यूस कर रहा है और एसी करंट, ठीक है। आरएमएस को स्टूडेंट्स हम लोग एक मैथमेटिकल पार्ट से थोड़ा समझते हैं, ठीक है, व्हाट वी मीन बाय दिस। यहाँ पे सपोज करो एक फैक्ट्री है, ठीक है, द एम्प्लॉइज, some employees are staying on the right, some employees are staying on the left side of the factory. सपोज करो हम लोग कुछ नंबर ले लेते, चलो 4 एम्प्लॉइज है, इसमें एक एम्प्लॉय इधर पे 5 किलोमीटर की दूरी पे रहता है, दूसरा एम्प्लॉय इधर 10 किलोमीटर की दूरी पे रहता है, और थर्ड यहाँ पे रहता है, चलो लेफ्ट साइड पे मार्किंग कर रहे तो -5 कर देते हैं, ठीक है, और ये -10 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। अब मैं आपको पूछता हूँ, अगर मान लो
मुझे फैक्ट्री का एम्प्लॉयज डिमांड करते कि हमारा घर बहुत दूर है, हमें कोई बस सर्विस प्रोवाइड करो। सो फैक्ट्री का जो ओनर है वो सोचता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, ऑन एन एवरेज एम्प्लॉयज का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ एंड देन ही विल डिसाइड कि वेदर बस सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं। अगर वो डायरेक्ट एवरेज निकालेगा इसमें तो क्या मिलेगा, -10 प्लस -5 प्लस 5 प्लस 10 बाई 4 करेगा, ही विल गेट इट एज 0। तो मतलब तो 0 वैल्यू मिलेगा, ठीक है, फॉर एम्प्लॉइज का डिस्टेंस कुछ मिलेगा नहीं, ये करेक्ट वे नहीं होगा। सो हाउ कैन वी गेट एन एवरेज वैल्यू इन सच केसेस? तो एक तरीका ये है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती है उन सब का स्क्वायर कर दो। जैसे यहाँ पे देखो, ये सब का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पर नेगेटिव साइन निकल जाएगी। यू विल गेट दिस एज 100 प्लस 25 प्लस अगेन 100 प्लस 25। सबका स्क्वायर करके एवरेज निकालो, ठीक है, इसको बोलते हैं एवरेज स्क्वायर्ड वैल्यू या मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबका अगर एवरेज निकाला यू विल गेट 250 बाई 4 अप्रोक्सीमेटली 62.5। अब अगर इसका रूट निकालो, आपने क्या किया था, हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर कर दिया था ना, फिर एवरेज निकाला है। तो अब जो मीन मिला है, स्क्वायर्ड वैल्यू का जो मीन मिला है उसका रूट निकालो, तो इसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। मतलब इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं 62.5 का, सो नियरली 7.9 आ रहा है। तो आरएमएस वैल्यू यानी कि रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू क्या है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है उन सब का स्क्वायर पहले करो, फिर स्क्वायर का मीन निकालो, ठीक है, एंड देयर आफ्टर उसका स्क्वायर रूट। सो दैट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर का मीन निकालना है और फिर उसका रूट निकालना है। तो अगर आपको आईआरएमएस चाहिए, ठीक है, इसका रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू चाहिए, तो क्या करना है, जो भी करंट होता है, ठीक है, चलो करंट आई इज इक्वल टू क्या डिफाइन किया था आपने, आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये करंट की वैल्यू का पहले तो स्क्वायर का मीन निकालो एंड देन फाइंड आउट द रूट, ठीक है, हर करंट का स्क्वायर का मीन निकाल के फिर स्क्वायर रूट निकालो, दैट गिव्स द आईआरएमएस वैल्यू फॉर द करंट। अब स्टूडेंट्स बिफोर वी गो टू द डेरिवेशन, ठीक है, आरएमएस वैल्यू आई एम बाई रूट 2 आएगा, ये सब हम डेरिवेशन आगे देखे उससे पहले आई वांट कि तुम लोग ये मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है उसको थोड़ा ध्यान से समझो। साइन थीटा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लेता हूं ओवर द होल साइकिल, ठीक है, यहाँ पे 0 से लेके t तक का पूरा इंटीग्रेशन लूंगा, मेरा वैल्यू आने वाला है 0। मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ, ठीक है, मैथमेटिकली आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक काम करो, थीटा को ओमेगा टी लिख देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt ओवर द होल साइकिल आपको करना है। चलो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 टू टी। अब जैसा आगे आपको समझाया था cos omega t, so you will get this as minus cos omega t minus cos omega into 0 whole by omega। cos omega t यानी 2 पाई होता है, ठीक है, so you will be getting this as cos 2 pi minus cos 0 by omega, so that is equal to what, 1 minus 1 by omega, so 0। तो इन जनरल साइन का अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हो ओवर द होल साइकिल इट इज गोइंग टू बी 0। ठीक वैसे ही अगर आप लोग ये दोनों वैल्यूज आप थोड़ा स्टूडेंट्स ध्यान में रखेगा, साइन ओमेगा टी डी का इंटीग्रेशन भी 0 होता है, कॉस का भी इंटीग्रेशन ओवर द होल साइकिल 0 ही होता है। अब स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ओवर द होल साइकिल, देखो आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2।
सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को पहले आप कन्वर्ट करोगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। ठीक है, वैसे तो स्टूडेंट्स ये सब मैथ्स के पार्ट है, ठीक है, पर एक थोड़ा सा इतना क्लियर होना जरूरी है, इवन बायो के जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये थोड़ा आपको अगर पता हो इंटीग्रेशन वगैरह सब, तो आगे सम्स में थोड़ा इजी पड़ेगा। तो शॉर्टकट फॉर्मूला बाद में इसका याद रख लेना। ठीक है, देखो ये dt के लिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आएगा आपको ये मिलेगा हाफ, आप अलग कर सकते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dt फॉर दिस वन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t dt। नाउ दिस इज गोइंग टू बी t 0 to 2 t इंटरवल्स के लिए माइनस cos 2 ओमेगा t dt। अब देखो आप लोगों ने अभी ऊपर ये पार्ट प्रूव किया कि साइन थीटा या कॉस थीटा का इंटीग्रेशन ओवर द होल साइकिल 0 होता है। ठीक है, अब चाहे वो ओमेगा टी हो या 2 ओमेगा टी हो या कोई भी और एंगल हो, ओवर द होल साइकिल इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? 0। सो यू विल गेट दिस एज 0। ठीक है, नाउ अप्लाई द लिमिट्स हियर। आपका वैल्यू क्या आएगा? हाफ टी माइनस 0। ये रिमेनिंग पार्ट तो नहीं लिख रहा हूं मैं, सो टी बाई 2। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको ये समझाया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ओवर द होल साइकिल इज टी बाई 2 होता है, ठीक वैसे ही आप ये भी डिराइव कर सकते हो 0 टू टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी भी टी बाई 2 होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज चारों चार आपको याद रखनी होगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन टी बाई 2 होता है। अगर सिर्फ साइन ओमेगा टी बोलूंगा, स्क्वायर नहीं है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ओवर द होल साइकिल, याद रखना 0 टू टी पूरा साइकिल की बात कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन 0 आएगा। और यहाँ भी कॉस का भी इंटीग्रेशन ओवर द होल साइकिल 0 आएगा। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बार बार कोई डिराइव करने का जरूरत नहीं है, हर बार आपको बस इतना याद रखना है, जब भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी आए या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी आएगा ओवर द होल साइकिल, आप टी बाई 2 लिख दोगे, बराबर। मैं इनफैक्ट नेक्स्ट डेरिवेशन में वही करने वाला। तो ये चारों पार्ट तुमको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स अभी लास्ट पार्ट यहाँ पे लेट्स सी, प्रूव आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई रूट 2। ठीक है, यानी कि आई आर एम एस का वैल्यू आई एम बाई रूट 2 होता है। याद रखना दिस इज फॉर साइन वेव, सभी तरह के करंट के लिए नहीं। अगर आपका वोल्टेज या करंट साइनसोइडल है, ठीक है, तो आई आर एम एस का वैल्यू आई एम बाई रूट 2 होता है। हम लोग आगे बाद में ऐसे भी प्रूफ देखेंगे वेयर दिस इज नॉट ट्रू। एनीवेज लेट अस सी, अगर साइन वेव के लिए आपको प्रूव करना है तो साइन वेव का इक्वेशन क्या है? आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब आई आर एम एस इसका वैल्यू क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। ठीक है ना, इट मीन्स आपको आई स्क्वायर का मीन निकालना है और फिर उसका स्क्वायर रूट करना है। दिस इज आई आर एम एस, है ना, रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। सबसे पहले एक काम करते हैं, आई स्क्वायर का मीन निकालते हैं, एवरेज ऑफ अ स्क्वायर ऑफ आई। चलो आई स्क्वायर का एवरेज, एवरेज तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दैट इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। ठीक है, इसका एवरेज वैल्यू निकालना। कोई भी फंक्शन जो कि टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी
0 to t इंटरवल तक एंड डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt अगेन 0 to t. ठीक है. नाउ आई एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, आप उसको बाहर लिख दो. dt का इंटीग्रेशन 0 to t यानी कि t ही मिलेगा. अब बचा क्या, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t करना है. अब ये मैं ऑलरेडी आगे के पार्ट में बता चुका हूं आपको. साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t/2. ठीक है, तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं. दिस इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर बाई टी इंटू t/2. ये ऑलरेडी आगे हम प्रूव कर चुके हैं. सो फाइनली यू आर गेटिंग दिस एज आई एम स्क्वायर बाई 2, है ना. ये आपको क्या मिला, आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू. अब बोलो IRMS क्या होता है. IRMS यानी ये जो आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू है उसका रूट निकालना, या मीन वैल्यू का रूट निकालना है आपको. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर बाई 2 का रूट निकलेगा और ये क्या मिलेगा आपको, आई एम बाय √2. so that is IRMS, right. 1/√2 यानी 0.707 लिख सकते हैं. तो IRMS is equal to 0.707 IM. ठीक है. नाउ जैसे स्टूडेंट्स IRMS का आपको 0.707 IM मिलता है, ठीक वैसे अगर VRMS कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट इट एज VM बाई √2 या 0.707 VM. ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल गेट. ओके स्टूडेंट्स, ये सेशन यहाँ तक रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली इसके रिलेटेड हम लोग कुछ सम सॉल्व करेंगे एंड देयर आफ्टर विल कंटिन्यू अदर टॉपिक्स. टिल देन हैव अ नाइस डे. गुड बाय ऑल ऑफ यू.